answers, fates, and analysis stays. Hello everyone, I'm Raul Gujral. Welcome back to Drishti CUT YouTube channel. And आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का बोर्ड एग्जाम का बिजनेस स्टडीज का पेपर, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2025 बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम पेपर इन डिटेल. ओके, तो एज यू नो देयर आर सर्टेन सेक्शंस, तो एमसीक्यू भी होंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे. ऑब्जेक्टिव इज योर एमसीक्यूज. तो हम सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर फॉर्म में सब कुछ धीरे धीरे आज डिस्कस करेंगे एंड कुछ आंसर्स में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे सीबीएसई चेक करता है और कैसे मार्किंग स्कीम होती है और कैसे आपको पॉइंट लिख के आना है. ठीक है गाइस, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So you can see that there were 34 questions, right? So 34 questions थे हमारे एंड मार्क्स दे रखे होते हैं कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है. अब वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बोर्ड्स के पेपर में, राइट? तो जो हमारा 3 मार्क्स का होता है उसमें आपको 50 से 75 वर्ड्स लिखने होते हैं, राइट? जो आपका 4 मार्क्स का होता है उसमें आपको मैक्सिमम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं एंड जो आपका 6 मार्क क्वेश्चन है दैट इज फॉर 200 वर्ड्स. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन अ 3 मार्क एंड 4 मार्क एज वेल. तो तब हम क्या करेंगे आपको मैं बताऊंगा. ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. तो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू नंबर 1 एंड दीज एमसीक्यूज आर सो इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूटी एज वेल बिकॉज सीयूटी में एमसीक्यूज आते हैं. तो जो बोर्ड के 20 एमसीक्यूज होते हैं they are very important in terms of your preparation for CUT as well, right? So first question, it is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. यहां पे एम अचीव होने की बात हो रही है, राइट? तो इंडिविजुअल्स एम अचीव करवा रहे हैं. क्या हम किसी की सिलेक्शन कर रहे हैं? नहीं. स्टाफिंग तो नहीं हो सकता. क्या हम एक्शन डायरेक्ट करवा रहे हैं? नहीं. क्या हम चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नहीं. हम सब कुछ कर रहे हैं. इंडिविजुअल्स एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, वर्क टुगेदर कर रहे हैं और गोल्स भी अचीव कर रहे हैं. तो ये किसका पार्ट है? दिस इज योर मैनेजमेंट. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज मैनेजमेंट. Question 2. Kavi works as a marketing manager in a stationery mart. It deals in various types of stationery for many schools across the country. When new session starts in school, Kavi forecasts the sales of different stationery products. तो कवि क्या करता है? फोरकास्टिंग. मतलब फ्यूचर को वो देखता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड डिफरेंट स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कितने हर महीने में हर स्कूल के द्वारा यूज होंगे. ठीक है, all items are represented in the number so that it becomes easier for him to compare the actual sales with the expected sales. समझ आ रहा है? अब यहां पे क्या बोला? यहां पे लाइन पढ़ो. पूछ रहे हैं प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान पूछा है. ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स. नाउ जैसे ही जिसने एनसीईआरटी प्रॉपर्ली पढ़ी है, whoever has studied each and every line from the NCERT, they know when we read about budget then we say it is shown in the numerical terms. तो जो ये ढूंढ लेगा ना नंबर वर्ड, यहीं से पता चल गया that we are talking about budget. Yes or no? So yes, question number 2, answer is D, that is your budget. Got it? Okay. Question 3, assertion and reason. Now assertion reason कैसे करते हैं आपको बताता हूं. तो एक assertion एक स्टेटमेंट दी होती है, पहले आपको देखना है कि वो ठीक है या नहीं. मान लो वो ठीक है, देन यू हैव टू सी कि जो उस असर्शन का रीजन दिया गया है क्या वो रीजन सही है या नहीं. तो ऐसे हम इसको अटेम्प्ट करना है. तो पहले असर्शन पढ़ते हैं. डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो डायरेक्टिंग है वो आपकी इनिशिएट करता है नेसेसरी चेंजेस, ये बोला गया है. ठीक है, अच्छा रीजन क्या दिया गया है? रीजन बोलता है डायरेक्टिंग इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू चेंजेस. आप अगर डायरेक्ट करोगे तो लोग रेजिस्ट करेंगे, चेंज मत करो कुछ. ऐसा कुछ होता है क्या? रीजन तो पक्का गलत है. तो पहले तो रीजन हटा दो. ऑप्शन में आर इज फॉल्स तो होना ही चाहिए. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स हो सकता है.
A is false, R is true नहीं हो सकता. Both A and R are true नहीं हो सकता क्योंकि R तो false है. A या B में से आंसर है. पहले तो ऐसे एलिमिनेट करना है. अब देखो both A and R are true and R is the correct explanation of A या फिर A is true but R is false. तो इसमें से आपको क्या लग रहा है? तो हमें पता है A true है और R false है. That is why question number 3 answer is 2. Okay? So I hope पहले 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे. प्लीज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. देन मैं आपको अगला पेज दिखाता हूं. आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूं. इसके बाद हम 4th क्वेश्चन करेंगे. All right, guys. So question number 4th. Now this is a case study. Very easy. Okay. Now CVX Limited was a leading company manufacturing home appliances like food processors, juicers and mixer grinders. तो सबकी मम्मियां मिक्सर ग्राइंडर यूज करती हैं, राइट? फूड प्रोसेसर्स ये वाली कंपनी बनाती है. The company was earning good profits and was paying high dividends. तो हमें पता है जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच जाते हैं तो वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर के लिए. The company now decided to manufacture soup making machines, pop-up toasters and electric irons. तो वो क्या करना चाहते हैं? डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं. अब वो अलग प्रोडक्ट में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए होंगे. तो जो उनके प्रॉफिट है अब वो कैसे यूज होंगे? The company wanted to enter into emerging markets. Entering these markets will require additional capital. नए मार्केट में आना है, नए प्रोडक्ट लाइन में आना है तो पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. मान लो जो आपने पिछले साल अर्न किया था या तो उसका क्या करोगे? उसको रिटेन अर्निंग कर लेते हो या फिर आप उसको डिविडेंड बांट देते हो. तो इस केस में वो क्या करेंगे? For this, the management decided to retain money out of their earnings to finance the required investment. The factor affecting dividend decision, which was kept in mind by the management for entering into emerging markets, was अब यहाँ पे पूछ रहे कौन सा फैक्टर यहाँ पे देखा जाएगा जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने पास ही रखेंगे अपना पैसा क्योंकि हमें फ्यूचर में ग्रो करना है और पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेंगे. तो यार कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स या फिर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. तो आप बहुत इजीली एसेस कर सकते हो. यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है कि हमें ग्रो करना है और ग्रो करने के लिए हमें पैसा चाहिए. तो कौन सा फैक्टर यूज हुआ? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनको और प्रोडक्ट लाइन में जाना है. देख सकते हो टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, तो उन्हें ग्रो करना है. दैट इज व्हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन 5. नाउ ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, दोनों का आपस में रिलेशन नहीं देखना है. दोनों स्टेटमेंट अलग अलग पढ़नी है और ये देखना है कौन सी सही है. क्या दोनों सही है? क्या एक सही है? क्या दोनों गलत है? Staffing is that part of the process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfied workforce. Exactly. Staffing में हम लोगों को हायर करते हैं and we try कि वो satisfied रहे. Right? पढ़ा था? Okay. Second, staffing is a continuous process. क्या एक बार हायरिंग करते हो भूल जाते हो? नहीं, हर बार वापस हायरिंग होती है. उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करवाता है, डेवलपमेंट कराता है, लोगों को खुश रखने का काम करता है, पार्टी करवाता है, ठीक है, फंक्शंस करवाता है, दिवाली मेला लगवाता है. तो यस, स्टाफिंग भी बार बार होती है, कंटिन्यूस. तो यू कैन से यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो क्वेश्चन 5 आंसर इज ए. राइट? एनी डाउट टिल नाउ? तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Choose the statement that correctly highlights the benefit of using internal source of recruitment. तो हमने पढ़ा था जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो कैसे होता है? 2 टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं. आपको दिखाता हूं 1 सेकेंड. हाँ, हमें पता है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल. राइट? So recruitment, internal and external. Now as the name suggests, internal मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास लोग हैं उन्हीं में से वापस हायरिंग करना. सर समझे नहीं, अभी बताऊंगा. एक्सटर्नल मतलब नए लोगों को लाना.
अब इंटरनल में क्या आता है, जैसे मान लो कोई डिपार्टमेंट ए में था और उसकी नीड बी में है, तो उसका ए से बी में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये भी क्या हुआ, इंटरनल रिक्रूटमेंट। दूसरा ऑप्शन होता है प्रमोशन, किसी ने बहुत अच्छा काम किया और आपको कोई अपर मैनेजमेंट में कोई चाहिए तो उसको प्रमोट करके ऊपर ले आते हैं, तो ये क्या है आपका रिक्रूटमेंट। तो आप देख सकते हो इसमें पूछा है इंटरनल का फायदा क्या है इसमें से, अगर हम अपने लोगों में से ही हायर कर लेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, खुद सोचो। इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, हो सकता है। इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस, नहीं चॉइस तो नहीं है ज्यादा, जो लोग हैं उसी में से हम कर रहे हैं तो ज्यादा चॉइस नहीं है। इट ब्रिंग्स न्यू ब्लड, नहीं। इट इज एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग सोर्स, नहीं। तो यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इससे सिलेक्शन का प्रोसेस इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है, हमें उससे पहले से हमें उसके बारे में सब पता है, सारी डिटेल्स है, उसको हम जल्दी एसेस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई है। वरना जबकि अगर आप एक्सटर्नल यूज करोगे तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा, वापस हायरिंग करनी पड़ेगी, एक एक एग्रीमेंट साइन कराना पड़ेगा, तो वो सिंप्लीफाई नहीं है। तो क्वेश्चन 6th आंसर इज ए। Okay, so these were the next three. Please, if you want to take the screenshot, you can for the answers. Okay, showing you right now. So fourth answer is D, fifth is A, and sixth is A. Giving you 10 seconds. All right, next question. Now, let us talk about 7th question. Atul. Now, Atul के ऊपर एक क्वेश्चन है. Atul was working as an employee in a ready-made garments factory. ठीक है, गारमेंट्स की फैक्ट्री है. He was very sincere and dedicated. बहुत अच्छा लड़का है ये और अपना काम हमेशा टाइम पे करता था. It pained him to see that colleagues were reluctant to do the work, even though they had the ability. पर उसको बहुत बुरा लगता था कि यार सब में कैलिबर है पर वो कर नहीं रहे. ऐसे मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तुम लोगों में इतना टैलेंट है और तुम टाइम वेस्ट कर देते हो रील स्क्रॉल कर करके. ठीक है, तो हमें रील स्क्रॉल करनी है, शॉर्ट्स भी देखनी है, मैं भी देखता हूँ. ठीक है, बट जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी है. ठीक है, तो ड्यू टू दिस गुड बिहेवियर एंड विलिंगनेस टू वर्क, ही वाज प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर. अतुल जी का प्रमोशन हो गया, बधाइयां, सुपरवाइजर बन गया है वो. He was working earlier. He understood very well that it was not always possible to get the best of work from employees merely by exercising formal authority. अगर हम सबको सिर्फ फॉर्मली बात करेंगे, एक चेन फॉलो करो, ठीक है, सारे रूल्स फॉलो करो, तो लोगों में मोटिवेशन नहीं आएगा, लोग काम नहीं करेंगे ज्यादा. He had insights into the cause of behavior of people. He knew how to get the work done by the workers in a desired manner to achieve the organizational objective. Under his supervision, even the workers who were reluctant started working. जब ये सुपरवाइजर बना तो जो लोग काम नहीं कर रहे थे उन्होंने भी शुरू कर दिया. ठीक है, From the following, identify the concept used by Atul as a supervisor to get the work completed. Now मैं बताता हूँ. बच्चे मेरे से लड़ गए कि सर, पहली बात, फाइनेंशियल इंसेंटिव तो हो नहीं सकता, पैसे देने की बात नहीं हो रही, नॉन फाइनेंशियल की भी बात नहीं हो रही कि यार तुम्हें मैं कैब सर्विस दे दूंगा या तुम्हें मैं फ्री होटल स्टे दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये दो तो है ही नहीं आंसर. अब लड़ाई होती है भैया लीडरशिप और मोटिवेशन में. सब मुझसे कहते हैं कि सर कितना अच्छा लीडर है वो, तभी तो लोगों से काम करवा पा रहा है. ठीक है, बट लीडर तो पहले भी था ना कोई, हाँ या ना. अब बात आती है एनसीईआरटी पढ़ने की. जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है और जिसको डेफिनेशन पता है ना, मोटिवेशन में एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इंड्यूसिंग समवन टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर. अब यहां पे एक वर्ड मिल गया हमें, डिजायर्ड मैनर. सो दिस प्रूव्स दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ही कैन मोटिवेट पीपल वेरी इजीली. ही न्यू हाउ टू गेट द वर्क डन बाय वर्कर्स इन अ डिजायर्ड मैनर. सो दैट इज व्हाई 7th is C, मोटिवेशन. ओके, तो हमें ऐसे देखना है इसको. कीवर्ड वाज डिजायर्ड मैनर. 8th, ईशा स्वीट्स वाज सेट बाय ईशा शर्मा. ईशा शर्मा जी हैं हमारी, उन्होंने ईशा स्वीट्स को ओपन करा टू प्रिपेयर एंड सेल ऑर्गेनिक, वीगन एंड हेल्दी स्वीट ऑल्टरनेटिव्स लाइक हेजलनट डेट लड्डूज, ड्राई फ्रूट डेट बर्फी, स्टफ्ड मेजदूल डेट. भूख लग गई. फॉर द लास्ट मेनी इयर्स the demand for our product was very high as people these days prefer to buy healthier alternatives. तो शुगरी बहुत ज्यादा से अच्छा लोगों ने इसके खाने शुरू करे
क्योंकि सबके लिए हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अब क्या होता है, बट दिस ईयर द कॉस्ट ऑफ डेट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स हैड इंक्रीज। तो ये जितना भी सामान यूज करता था ईशा स्वीट्स, हमारा ईशा स्वीट्स, ईशा की जो भी दुकान थी, अब वहां पे सब कुछ महंगा हो जाएगा। With rising prices of raw materials, larger amounts of funds were required to maintain a constant volume of production. अब महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है तो उसको भी ज्यादा पैसा चाहिए ईशा को। As a result, the working capital requirement became high. Working capital होता है हमारा डेली नीड्स के खर्चे, ठीक है, जो रोज के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। The factor which led to an increase in the working capital requirement was, तो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल डेली का खर्चा बढ़ गया? पहला ऑप्शन, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन हियर। इंक्रीज इज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, इसीलिए हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, ठीक है। 8th इज बी। 9th, the process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. It allows the organization structure to be suitably modified to pave the way for a smooth transition. ठीक है, क्या बोला है? ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया हुआ है कि बिजनेस एंटरप्राइज को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब हम चेंजेस की बात करते हैं, डायनामिक वर्ड याद आ रहा है, एडॉप्शन टू चेंजेस। द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन highlighted in the above line is, अब तो तुम आराम से बता दोगे। तो obviously we are talking about adoption to change. So 9th is D, सबसे easy question अब तक का। So these were your next 3 questions. Please take a screenshot showing you the answers right now. So this is your 7th, 8th and 9th. Okay. Come on, screenshot ले लो। 10 seconds for you. Done. Now question number 10. A buyer buys a product or service for what it does for him or her or the benefit it provides to him or her. ठीक है, क्या ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन दी हुई है प्रोडक्ट की। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो 3 टाइप के बेनिफिट होते हैं। पहला फंक्शनल, दूसरा सोशल और तीसरा क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। नाउ फंक्शनल मतलब उसको आप अगर यूज करोगे तो क्या आपको मिल रहा है उससे, राइट? फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम मेट्रो, देन आई थॉट कि अगर मैं बाइक से आऊंगा तो मेरे 20 मिनट्स बचेंगे रोज के, तो देन आई परचेज्ड अ बाइक, सो दैट वाज अ फंक्शनल बेनिफिट। सेकंड, सोशल बेनिफिट। नाउ माय बाइक हैज अ टेक्नोलॉजी दैट इज E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल, उससे आपका थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली पेट्रोल होता है वो, तो वो सोशल बेनिफिट हो गया मेरी बाइक से। तीसरा बेनिफिट, टेक्नोलॉजिकल नहीं होता, इकोनॉमिक भी नहीं होता, एनवायरमेंटल भी नहीं होता, क्योंकि वो सोशल में आ चुका है। आंसर इज साइकोलॉजिकल। जब मैं बाइक चलाता हूँ, ठीक है, जब मैं उसमें ऐसे रेस देता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी, मेरे को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लोग मेरी बाइक देख रहे हैं क्या? ऐसे आता है ना सबको, कुछ भी हम अच्छा लेते हैं तो कि हमें कौन देख रहा है, हम ऐसे देखते हैं। हाँ, तो मुझे उससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो क्या हो गया? साइकोलॉजिकल बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। सो 3 बेनिफिट्स आर फंक्शनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। So I hope this is also clear. So first 10 questions are done. Now question number 11. Nimesh was working as a production manager in HL Limited, an electrical wire manufacturing company. One of the vendors who was supplying copper to HL Limited wanted to close down his business within 15 days as he had to go abroad to live with his son. ठीक है, अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जहां पे निमेश काम करता था एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। एक वेंडर था जो सप्लाई करता था कॉपर, उसका बिजनेस क्लोज हुआ है 15 दिन के लिए, क्योंकि उसको बाहर जाना है। 15 दिन के अंदर बंद हो रहा है क्योंकि उसको बाहर जाना है अपने बेटे के पास। नाउ द वेंडर वाज सेलिंग ऑल हिज स्टॉक्स एज 60% डिस्काउंट। तो वेंडर कह रहा है मैं जा ही रहा हूं, चलो 60% में डिस्काउंट में बेच देता हूं। निमेश wrote a letter to the general manager to seek approval for procurement
ऑफ दिस मटेरियल। निमेश ने सोचा कि अच्छी डील है, अपने मैनेजर को मेल करता हूं कि हमें खरीदना चाहिए, बट ड्यू टू रिजिड रूल्स एंड कम्बरसम प्रोसीजर्स देयर वाज डिले इन गेटिंग सैंक्शन। उसने मेल करा, अब मैनेजर पे तो बहुत मेल्स जाते हैं, मैनेजर ने देखा ही नहीं, भाई मिस हो गया 60% का डिस्काउंट। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर दैट लेड टू दिस डिले वाज, तो ये कौन सा आपका बैरियर हुआ? तो हम साफ साफ बोल सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमने लेवल्स क्रिएट करी। तो अगर निमेश ने टॉप मैनेजमेंट को मैसेज करा, मैनेजमेंट ने नहीं देखा तो डिले हो गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको डेफिनेशन दी हुई है, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। तो क्या बोला है? जब आपके पास राइट आ जाता है अपने सबऑर्डिनेट को कमांड करने का, तो हमें पता है वो होती है हमारी अथॉरिटी, राइट टू गिव ऑर्डर्स टू दी सबऑर्डिनेट। So these were the next three. Please note it down. Giving you 10 seconds. Done. Clear हुआ सबको? समझ आया? Question 13. As per the CPA 2019, यानी कि Consumer Protection 2019 Act, which of the following is correct? तो इसमें से correct क्या है? In case the aggrieved party is not satisfied with the order of district commission, it can directly appeal before the national. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आप ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप कहां अपील करते हो? सीधा नेशनल में? नहीं। तो हमें पता है पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देन वी विल मूव टू द स्टेट कमीशन, इफ नॉट सेटिस्फाइड अगेन नेशनल कमीशन, एंड फाइनली एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज योर ऑर्डर, ठीक है, ऑफ अपील। इन केस द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तो आपका स्टेट कोर्ट आना चाहिए, स्टेट कमीशन या सुप्रीम लिखा है, सुप्रीम तो लास्ट में आता है। In case the aggrieved party is not satisfied with the order of state, तो स्टेट के पास नेशनल होना चाहिए, ये भी गलत। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि अगर आप नेशनल कमीशन से के उससे ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गॉट इट? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13th। 14th पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है भैया? मेरा टीवी चैनल AI, तो यू कैन फिगर आउट, ऑप्शंस के बिना बताओ, ये तो सीरियसली बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। नाउ वी नो, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था अगर कुछ इंटरनेट की बात हो रही है, कुछ इनोवेशन की बात हो रही है, AI आ गया, ठीक है, वाईफाई आ गया, ऐसी कोई चीज की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कुछ है, सो दैट इज ऑलवेज द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। So if this anchor is made through AI and he is dictating the news, so that is a technology. So that is a technological environment. Yes or no? Easy? Very easy. Okay? तो सब नमस्ते बोलो हमारे AI न्यूज एंकर को। नमस्ते। Now next question number 15. अब फिर से assertion reason आ गया हमारा। Now assertion is planning involves looking ahead and preparing for the future. Obviously, when we do planning, we look ahead and prepare for the future. So A is right. Now क्या इसका reason सही है? The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये assertion and reasons both are correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay? So this was question number 15th. Now 16th. Now 16 में आपसे पूछा है वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी तो आपको अच्छे से याद होगी, राइट? हमने 4 स्टडी पढ़ी थी यहां पे, फटीग, टाइम, मोशन और मेथड, एंड सारी ही बहुत आसान है। कैसे? फटीग यानी कि थकान, यानी कि हम चाहते हैं कि कितना रेस्ट चाहिए हमें, रेस्ट के बारे में बात होती है। टाइम यानी एक काम को करने का बेस्ट टाइम कितना है। मोशन यानी कि अननेसेसरी मूवमेंट्स हटाना, कि लोग फालतू चल तो नहीं रहे।
हमारी मशीन्स फालतू इधर उधर तो नहीं घूम रही, तो जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वो हटाना। मेथड इज बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट वे। तो ऐसे आप चारों को याद रख सकते हो कीवर्ड से। पहले इसको देख लो, ठीक है, देख लिया सबने। नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। नाउ अब देखो फटीग, जैसे मान लो यहाँ फटीग लिखा है, फटीग मतलब रेस्ट इंटरवल्स हमें जानने हैं। देखो कहां लिखा है, ये रहा। सो वी नो डी इज 2। सो ऐसे क्वेश्चन में पहले डी देखो, डी 2 कहां पे है। नाउ डी का 2 सिर्फ एक में है, सो सी इज द राइट आंसर। अगर आपको एक भी आता है ना इसमें से, आपका आंसर हो गया। और अगर दो आते हैं तो पक्का ही हो जाता है, कभी कभी रिपीट भी हो जाता है क्योंकि इसलिए। ठीक है, जैसे मान लो फिर आप मोशन देख लो। अब मोशन में हमें पता है कि हम कह रहे हैं कि हमें मूवमेंट्स हटाने हैं फालतू के, तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस। ठीक है, सो क्वेश्चन 16 दिस आंसर सी। गॉट इट गाइस? सो 4 more MCQs and trust me, this is so helpful for your CUT preparation. Trust me on this. 17th, Akshara runs a business in the name of AK Solutions. So एक अक्षरा लड़की है, उसका एक बिजनेस है AK Solutions in a well reputed area of the city where people provide spaces to students as library. तो बहुत नेक काम करते हैं वो, लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोवाइड करते हैं as library, as study centers and as training and event centers to businesses. Akshara provides only conference halls to big and small enterprises for their meetings and events. ठीक है? Suddenly in July 2024, floods affected some libraries and study centers in her neighboring area. कुछ टाइम बाद नेबरिंग एरिया में क्या हुआ, फ्लड आ गए। The exams were fast approaching and students were facing a lot of problems क्योंकि स्टडी सेंटर और लाइब्रेरी बंद करनी पड़ी। Taking advantage of this opportunity and to help students, AK adopted itself to the needs of the environment. They decided to convert some of their conference halls into libraries and study centers. तो जो उसके कॉन्फ्रेंस हॉल थे उसने उसको भी लाइब्रेरी में कन्वर्ट कराया। क्यों? क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि वहां पे फ्लड आ गया है, बच्चों को जरूरत भी है और हमारा बिजनेस भी है, तो चलो लाइब्रेरी में कन्वर्ट करते हैं। They also decided to provide food and other facilities required by the students. तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उन्होंने भी चेंजेस करे। तो दिस इनिशिएटिव इंक्रीज देयर बिजनेस एंड अर्न देम सिग्निफिकेंट गुडविल। उनकी गुडविल भी बढ़ गई, मार्केट वैल्यू, राइट? देख रहे हो, उन्होंने अपना नाम भी कमा लिया और बिजनेस भी, प्रॉफिट भी हो गया। तो कौन सा फीचर हो रहा है, बिना देखे बता सकते हो, डायनामिक, यानी कि चेंज के साथ एडॉप्ट करना। हमेशा याद रखना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लो, एक बार देख लो प्लीज। यहाँ पे चेंज के अनुसार जितना भी चेंजेस आए उन्होंने भी चेंज करा, दैट इज व्हाई डायनामिक इज द राइट आंसर। Done guys, 3 more questions. Question number 18th now. Now increase in the profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial charges, right? अब यहां पे बोल रहे हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट बढ़ने की बात हो रही है, हाँ या ना? यहां पे हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो पहले आंसर तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, पर सर ये है क्या? जब हम डेट का यूज करते हैं, व्हेन वी यूज आवर डेट मोर टू अर्न मोर। सर कैसे? अगर मैंने 10% के इंटरेस्ट में मैंने लोन ले लिया, डिबेंचर ले लिया, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, डेट रेज कर लिया, अब उस पर मैंने 20% कमा लिया एक्स्ट्रा, तो मैं 10% इंटरेस्ट वापस करूंगा। बाकी जो मेरा अमाउंट बचा वो किसके पास जाएगा? मेरे शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम किसको बांटते हैं? शेयर होल्डर को। तो जब मैंने डेट खरीदा और उससे मैंने कमाया, तो उससे क्या हुआ? शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ गई, शेयर होल्डर्स के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट चला गया, अब जो बचा उसके बाद इंटरेस्ट पे करने के बाद। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमने इक्विटी खरीदा हमने डेट इक्विटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखना। सो 18th इज डी। 2 more questions for your MCQs, देन हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि सब्जेक्टिव आंसर आपको कैसे करके आना। गॉट इट गाइस? सो
2 more questions, again statement based question. Now statement 1, the cost of debt is more than the cost of equity. क्या डेट को खरीदने की कॉस्ट ज्यादा लगती है या इक्विटी रेज करने की कॉस्ट ज्यादा होती है? अब आप इक्विटी रेज करते हो तो आपने कंपनी के टुकड़े करते हो, आप मार्केट में वैल्यू रेज करवाते हो अपने शेयर की, यस और नो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो बहुत खर्चा है। पर बताओ मुझे, उधार लेने का कोई खर्चा है क्या? हाँ, उधार पे बाद में इंटरेस्ट देना होगा, पर जब आप लेते हो उधार तब आपको कोई खर्चा देना है? कुछ नहीं देना, यस और नो। भाई मेरे को 50 रुपए दियो, भाई मेरे को 100 रुपए दे दे, कल दे दूंगा, वैसे मैं दूंगा नहीं वापस, बट दे दे, ऐसी होता है। तो ये जो 100 रुपए लिए, क्या मेरा कोई खर्चा हुआ अभी? या मैंने सिर्फ, मेरा मुंह का ही तो खर्चा हुआ, थोड़ी सी मैंने मेहनत करके मांग लिए पैसे, बस हो गया, तो यही था खर्चा। तो इसमें बोल रहा है कि बट हाँ, डेट का कॉस्ट ज्यादा है, नहीं है ना, ज्यादा कॉस्ट इक्विटी का है, तो ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो ये कह रहा है बोथ आर ट्रू, नहीं हो सकता। ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। दो तो एलिमिनेट हो गए। अब 2 पढ़ो, लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। अच्छा, एक उधार देता है और एक लेता है। लेंडर मतलब जिसने उधार दिया, ठीक है। तो जैसे मान लो 2 पर्सन है, चुन्नू और मुन्नू, ठीक है। चुन्नू ने लोन दिया मुन्नू को, तो यहां पे चुन्नू कौन है? लेंडर, जिसने लेंड किए हैं, इसने उधार दिया। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है दैट लेंडर रिस्क इज लोअर। अब मुझे बताओ, आपने उधार दिया है तो आपके ऊपर एक बर्डन भी है ना यार, आपको वापस भी लेना है। अब मेरे दोस्त से मैंने पैसे ले लिए, तो उसका रिस्क ज्यादा है कम है? या वो सोचता रहेगा यार पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे? तो कब आप ऐसे सोचोगे? तो क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? लेंडर रिस्क इज लोअर देन इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क। इक्विटी का रिस्क ज्यादा है क्योंकि उनको सबसे लास्ट में आपका मिलता है प्रॉफिट। मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार आपको वापस समझा देता हूं अगर कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे कंपनी ने डेट लिया यानी कि डिबेंचर, फिर उसके बाद कंपनी ने 2 टाइप के शेयर होल्डर्स शेयर लिए। कंपनी ने 2 टाइप के शेयर इशू करे, प्रेफरेंस और आपके इक्विटी। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए शॉर्ट में समझ लो। तो जैसे कंपनी ने पैसे कमाए तो सबसे पहले उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगी कि जिनसे उन्होंने उधार लिया है डिबेंचर को, वो वापस पैसा दे। डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसा देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी। तो इन्होंने उधार ही तो दिया था, तो क्या इनका रिस्क ज्यादा है? या फिर इसके बाद मान लो थोड़ा पैसा बचा, फिर मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। उनका नाम ही प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि उनको प्रेफरेंस मिली जा रही है। फिर जो बच जाएगा लास्ट में वो मिलता है इक्विटी को। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसको हुआ? इक्विटी को। तो यहां पे तो लिख रहा है इक्विटी में कम होता है, तो ये भी गलत हो गया। yes or no? So both statement are false. So 19th is B. And last question, your 20. To ensure that enough funds are available at the right time to honor the commitment and to carry out the plan is discussed in which of the following concept? Now यहाँ पे भी आपका exact definition from your NCERT. We are talking about the financial planning. कि हमारी financial planning अच्छी होनी चाहिए. Yes or no guys? So I hope ये सब आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, राइट? यस गाइस, एक्सप्लेनेशन सही दी थी मैंने, बट ये हमने गलत मार्क कर दिया है, तो इसको ठीक कर देते हैं। तो सेकंड में तो इसमें लिखा है लेंडर का रिस्क कम होता है इक्विटी से, तो ये तो सही हुआ क्योंकि इक्विटी का रिस्क तो सबसे ज्यादा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इक्विटी में रिस्क सबसे ज्यादा है, राइट? तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी इसमें, ठीक है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, आई होप जो आपको समझाया है वहां पे क्लियर हुआ होगा। तो यहां पे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, राइट? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो। स्टेटमेंट 1 is false, statement 2 is true. So option D will be the right answer. Okay. So guys, this was it for the MCQs from your board exam of 2025 business studies paper. तो I hope सबको मैंने clarity दी होगी, समझाया होगा कैसे आपको attempt करना है and कैसे this is very useful for your CUT as well. आपकी कोई भी डाउट है you can obviously ask in the comments, right? इन क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ सकते हो।
अलग से इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन अ सर्टेन टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है, यू कैन आस्क फॉर दैट आल्सो। ओके गाइस, सो दिस वाज इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करके 34 तक। सो यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस, ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। आई एम राहुल कुशवाल, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।